So let's start now the next act, which is the Companies Act 2013, कंपनी अधिनियम 2013। आपने ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में आपने कंपनी के बारे में सुना होगा। कंपनी क्या होती है ना, कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, वापस अपन डिस्कस करेंगे। बट ये चीज आपने अपने उसके अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, कंपनी के खाते बनाए हैं आप लोगों ने पूरे, है ना। तो ये चीज आपने देखी भी। अब उसी चीज के एक्ट के बारे में कि उसके पीछे लॉ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हम अभी समझ रहे हैं। फाउंडेशन में भी ये कंपनीज एक्ट है, इंटरमीडिएट में भी ये कंपनीज एक्ट आएगा और फाइनल में भी ये कंपनीज एक्ट आएगा। हर लेवल पे कंपनीज एक्ट आपके काम का है। अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर, आगे वाली स्टेजेस पे आप लोग और डिटेल इसकी देखो, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। इससे पहले जो चेंज हुआ है ये 2013 आया है। उससे पहले क्या हुआ करता था, 1956, और उसको फिर बदल के और उसमें बहुत सारा चेंज कर करा के और नया ही बना दिया, उसको बोला कंपनीज एक्ट 2013। तो शुरुआत हम लोग इस तरह से करते हैं कि ये कंपनीज एक्ट जो है ये किस पे लागू होता है, ये इस पर्टिकुलर एक्ट के, इस अधिनियम के प्रावधान, प्रोविजंस किस किस पे लागू होते हैं। तो एक एक करके एक एक अब डिस्कस करना शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। भाई ये किस पे लागू होंगे, वो सारी कंपनियों पे जो इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब समामेलित हुई है, पंजीकृत हुई है, रजिस्टर हुई है, किस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। और प्रीवियस कंपनी लॉ मैंने क्या बोला, कौन सा था, 1956। तो जो कंपनियां 1956 वाले एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड थी, अब चूंकि वो एक्ट तो खत्म हो गया, तो उसकी जगह अब उनके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और जो इस एक्ट के अंदर ही रजिस्टर हुई है तो उनके ऊपर भी ये लगना ही लगना है। मतलब कंपनियों के ऊपर जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई हो, या कंपनीज जो 2013 से पहले जो 1956 था उसमें रजिस्टर हुई हो, उनको सारों को कंपनी अधिनियम फॉलो करना। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इंश्योरेंस कंपनियां सुना है ना, जहां पे आप इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज को भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है, लेकिन एक्चुअली उनके लिए दिक्कत यह है कि उनके ऊपर हमारे देश में बीमा का अधिनियम भी है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 भी है, और फिर उनके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लग रहा है। तो अब वो कह रहे भैया हम क्या फॉलो करें, तो लॉजिक ये कहता है भैया तो दोनों फॉलो कर, तू इंश्योरेंस एक्ट भी फॉलो कर और तू कंपनीज एक्ट भी फॉलो कर। हाँ, अगर कोई प्रावधान असंगत है, मेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं खा रहा है, कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है उस बारे में और इंश्योरेंस एक्ट में कुछ और लिखा है, तो फिर तू क्या फॉलो करना उस केस में, उस केस में तो उस प्रावधान के लिए, उस पॉइंट के लिए इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना, कंपनीज एक्ट फॉलो मत करना, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट तेरे लिए प्राइमरीली है, ठीक है, तेरे लिए मूल जो है वो इंश्योरेंस एक्ट है। हाँ, कोई चीज इंश्योरेंस एक्ट में नहीं लिखी है, ठीक है, तो उसके लिए तेरे को कंपनीज एक्ट देखना ही देखना है, ठीक है। तो अगर दोनों में कोई प्रोविजन में कोई लफड़ा होता है तो इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना, बाकी तो दोनों ही फॉलो करने हैं, ठीक है, फाइन। तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अपवाद है कि किसको छोड़ दो, उन प्रोविजंस को छोड़ दो जो कि असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, किससे, इंश्योरेंस एक्ट से, मतलब उससे मेल नहीं खा रहे हैं। ये कुछ और कह रहा है प्रावधान, वहां कुछ और लिखा हुआ है उस बारे में, तो फिर आप इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना, फिर कंपनीज एक्ट मत फॉलो करना उस प्रावधान के लिए। क्लियर। ऐसा ही बैंकिंग कंपनीज में भी है, बैंकिंग के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी चलता है, बैंकिंग अधिनियम अलग है और कंपनीज एक्ट है, तो उसको भी कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही है। और अगर कोई प्रावधान बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है और कंपनीज में कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर बैंकिंग फॉलो करना, कंपनीज वहां फॉलो मत करो, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रावधान और पॉइंट के लिए। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो होती है, जैसे आपने सुना होगा एवीवीएनएल, इलेक्ट्रिसिटी जहां से आती है, ठीक है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। सो कंपनीज जो इंगेज है किसमें, इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। लेकिन इनमें भी वही फंडा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इनका कुछ और कहता है किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चार तो हो गई कंपनियां। पहली कौन सी, जो इसी एक्ट में ही रजिस्टर्ड है या जो पिछला कंपनी लॉ था 1956 उसमें रजिस्टर्ड है। दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, बस इसमें यह देखना है कि इनका कोई प्रावधान अगर इनके ओरिजिनल एक्ट से अलग है तो ओरिजिनल एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। फिर अन्य कोई कंपनियां जिनको किसी स्पेशल एक्ट के तहत गवर्न किया गया है, ठीक है, मतलब अन्य कोई भी कंपनी है जिसको किसी विशेष अधिनियम के अंदर किसी अन्य अधिनियम के रजिस्टर किया है, उसको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है।
और पांचवा, और भी कोई वैधानिक संस्थान है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब अन्य कोई वैधानिक संस्थान जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, एक घोषणा जारी करके बोला है भैया तेरे को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, तो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट के दोनों पॉइंट तो मिसलेनियस टाइप है, शुरू के चार बहुत इजी है। ये किसको फॉलो करना है? कंपनियों को फॉलो करना है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोई कंपनी जिसको किसी दूसरे अधिनियम के अंदर रजिस्टर किया है, ठीक है, और अन्य कोई वैधानिक संस्थान, बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई करी गई है, घोषणा करी गई है कि भैया इसको भी क्या फॉलो करना है कंपनीज एक्ट, तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट अपन लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ये तो खाली रीड करने के लिए, एग्जाम में कुछ बहुत ज्यादा कुछ आना नहीं है इसमें से। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं, यहां से शुरू होता है हमारा कंपनीज एक्ट, मीनिंग से, कंपनी के मीनिंग से और उसके फीचर्स से, ठीक है। तो यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है कंपनीज एक्ट। सबसे पहले मैंने आपको बोला था हमेशा जब भी कोई मीनिंग या डेफिनेशन दे रखी होती है, हमेशा कौन से सेक्शन में दे रखी होती है? सेक्शन नंबर 2 में। तो यहां पर भी वही सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 टू 20 के अंदर दे रखा है क्या, कि कंपनी कौन होती है, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो बहुत ही लल्लू सी डेफिनेशन बना रखी है। क्या बोला? कंपनी मतलब वो कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है किस अधिनियम के अंदर? इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। किस एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर किसी पिछले प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 के अंदर। तो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी है, क्या कि कंपनी मींस अ कंपनी जो कि समामिलित है, इनकॉर्पोरेटेड है, पंजीकृत है किसके अंदर? इस एक्ट के अंदर। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है समामिलित होना, पंजीकरण होना, उसका उसका रजिस्ट्रेशन एक तरह से या तो 2013 वाले एक्ट में हुआ है या फिर किसी पिछले कंपनी लॉ मतलब 1956 वाले में हुआ है। तो उसमें अगर ये रजिस्टर हुआ है तो वो क्या कहलाएगी? कंपनी। इस कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी की डेफिनेशन इतनी सी क्या, कि कंपनी मतलब वो कंपनी, आप इंग्लिश वर्ड याद कर सको तो इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब एक तरह से अभी समझ लो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन उसकी पूरी स्टेप्स आगे आने वाली है, ठीक है। तो कंपनी मींस एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है इस एक्ट के अंदर या किसी पिछले कंपनी लॉ के अंदर, वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। और उन कंपनीज के फीचर्स, ठीक है, विशेषताएं क्या हैं, वो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला, अब ये फीचर्स जो है ना, जो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो, ये आपने हो सकता है स्कूल डेज में भी पढ़े हो, 12th में, ठीक है। कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, थोड़े लेवल से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये प्रोफेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप सबको मालूम होगा कि पार्टनरशिप और कंपनी में यही तो फर्क होता है, क्या कि कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका अस्तित्व, इसका जो मौजूदगी है वो अलग है किससे? उसके मेंबर्स से। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप एक ही माना जाता है, जबकि कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसका पृथक, पृथक मतलब अलग क्या है? लीगल अस्तित्व है, वैधानिक अस्तित्व है। क्लियर? ठीक है। अब कैसे? जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई, कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट पहनावा चढ़ा दिया जाता है, मतलब कंपनी को अलग ही कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान अलग ही हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा ही डिफरेंस कंपनी और बाकी तीसरी दूसरी चीजों में यह है क्या, कि कंपनी जैसे ही रजिस्टर होती है उसको हम कॉर्पोरेट पहनावा पहना देते हैं और उसको अलग कर देते हैं बाकी उन लोगों से जो उस कंपनी के कौन है? मेंबर्स हैं, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर अंश धारक हैं, उनसे अलग कर देते हैं उनको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कंपनी का पहला, कि जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसको क्लॉथ, क्लॉथ मतलब पहनावा पहना दिया जाता है किसका? एक लीगल पर्सनैलिटी, कानूनी व्यक्ति का पहनावा उसको पहना दिया जाता है। और उसकी मौजूदगी फिर डिस्टिंक्ट होगी, अलग होगी, पृथक होगी किससे? उसके मेंबर्स से, ठीक है। मेंबर आए जाए, भाई शेयर मैं किसी को बेचूं अपना, तो कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी की मैं मर जाऊं, शेयर होल्डर मर जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की मौजूदगी सेपरेट है। जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, कंपनी का क्या नहीं हो जाता, समापन या लिक्विडेशन नहीं हो जाता, तब तक कंपनी मौजूद रहेगी।
और कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, मतलब कंपनी के, मतलब कंपनी एक तरह से एक पर्सन ही मान लो, ठीक है, एक अलग ही पर्सन हो गया, ठीक है। तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कंपनी का अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी लोन ले सकती है, कंपनी दायित्व इनकर कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकती है, कंपनी स्यू मतलब केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कौन करेगा, कंपनी तो एक्चुअली कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो उसके बिहाफ पे उसके एजेंट्स होते हैं कंपनी के। कौन होते हैं एजेंट्स, अपन डिस्कस करेंगे, डायरेक्टर्स बोलते हैं उनको, ठीक है, निदेशक बोलते हैं, वो लोग उसके बिहाफ पे काम करते हैं। लेकिन कंपनी का अस्तित्व अलग है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे अपन अभी पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है, लेकिन है तो एक लीगल पर्सन ही है, ठीक है, क्लियर। फिर इवन मेंबर्स मतलब जो कंपनी के मालिक हैं, ओनर्स हैं, जिनके पास शेयर्स पड़े हुए, ठीक है, मेंबर्स, वो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं एक तरह से कि भाई हम आपके शेयर्स ले रहे हैं। सो इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। मेंबर्स के पास राइट भी आ सकता है, लायबिलिटी भी आ सकती है, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कंपनी के ऋणों के लिए, कंपनी के ऋण मतलब क्या हो गए, कंपनी ने कोई लोन ले रखे हैं, किससे, क्रेडिटर्स से, तो क्रेडिटर्स ही कंपनी को स्यू कर सकते हैं, मेंबर्स कंपनी को स्यू नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि मेंबर का कभी ऋण नहीं होगा, मेंबर का तो एक तरह से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ उस कंपनी में शेयर्स खरीद के, ठीक है। तो उस केस में मेंबर स्यू नहीं कर सकता ऋणों के लिए, सिर्फ कौन कर सकता है, क्रेडिटर स्यू कर सकते हैं। और एक और शानदार पॉइंट, मेंबर का कंपनी की संपत्ति में कोई भी हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब उसका कोई भी हित नहीं होगा, ठीक है। तो मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, मेंबर की नहीं है, ठीक है। हाँ, भले लिक्विडेशन जब होगा तो बचेगा अगर, तो मेंबर्स में बट जाएगा, पर मेंबर के पास ये अधिकार नहीं कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच दे, क्योंकि वापस लॉजिक सुनो, कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स जो है, मेंबर मतलब कौन हो गए, एक तरह से शेयर होल्डर्स ही हो गए, ठीक है, जिन्होंने उसके शेयर्स ले रखे हैं, वो दोनों अलग अलग है, और उनका मेंबर्स का व्यक्तिगत कोई भी हित नहीं होगा कि भैया ये कंपनी ऐसी हो गई तो मुझे इतना पैसा मिलेगा मिलेगा, ठीक है, नहीं, ऐसा कोई श्योर नहीं, ठीक है। तो मेंबर का कोई भी क्या नहीं हो सकता, हित नहीं हो सकता किसमें, कंपनी की संपत्ति के अंदर, क्योंकि उसने कोई लोन थोड़ी दे रखा है कंपनी को, उसने तो एक तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, भले ही उसके पैसे से ही कंपनी ने क्या खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, बट वो उसकी नहीं कहलाएगी, क्लियर, ठीक है। अब इसके लिए एक बहुत प्यारा केस है, ध्यान से सुनना, उससे और क्लियर हो जाएगा। मैकरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का है, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी और एक व्यक्ति का केस है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल केस है, पर बहुत प्यारा है, उससे आपको एफ वाला पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। एक एम जो था वो एक कंपनी का शेयर होल्डर था, जिसके पास कंपनी के सारे एक्सेप्ट एक शेयर को छोड़ के 99% शेयर उसी के पास थे। कंपनी कौन सी थी, एक टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी वाली कोई कंपनी थी, ठीक है, फाइन। उसके पास लगभग सारे शेयर्स थे, ठीक है। अच्छा, वो ही कंपनी का क्रेडिटर भी था, मतलब कंपनी को एक तरह से उसने लोन भी दिया हुआ था, ठीक है, तो क्रेडिटर भी वही था। अब एम ने कंपनी की लकड़ियों का, जो लकड़ियां होती है, जो कंपनी लकड़ी वाली कंपनी थी, उन लकड़ियों का इंश्योरेंस कराया, किसके नाम पे करा दिया, एम ने अपने नाम पे करवा लिया। भाई एम को लगा भाई मैं ही हूं लगभग यहाँ पे सारा, मैं ही क्रेडिटर हूं, मैं ही लगभग सारे शेयर्स मेरे पास ही है, तो मैं अपने नाम पे इंश्योरेंस करा लेता हूं। तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी, कंपनी का जो लकड़ियां थी, वो कंपनी के नाम पे थी, कंपनी की उस टिम्बर का, लकड़ी का इंश्योरेंस एम ने किसके नाम पे करा दिया, खुद के नाम पे, ठीक है। फिर वो लकड़ियां मान लो जल गई, है ना, किसी गलती की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई और जल गई। एम ने इंश्योरेंस का कॉम्पनसेशन मांगा, किससे, उस इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया, बोले आपको क्यों दे, लकड़ी किसकी थी, बोले वो कंपनी की थी। बोले आप कौन, मैं तो शेयर होल्डर, बोले कंपनी अलग होती है और शेयर होल्डर अलग होते हैं, तो आप क्यों आए हो, ठीक है। बोले इंश्योरेंस तो मैंने मेरे नाम पे करा रखा है। बोले आप रवाना हो जाओ। भैया इंश्योरेंस उसी के नाम पे होना चाहिए ना जिसकी प्रॉपर्टी होगी, अब प्रॉपर्टी कंपनी की थी और इंश्योरेंस आपके नाम पे, तो काय का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा आपको। तो हेंस इंश्योरेंस कंपनी, कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने भी यही बोला इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि शेयर होल्डर का कभी भी हित या राइट नहीं हो सकता प्रॉपर्टी किसकी, कंपनी की प्रॉपर्टी में। भाई आपका कोई अधिकार नहीं था उस कंपनी की प्रॉपर्टी में, आपका कोई हित नहीं होना चाहिए था उस कंपनी की प्रॉपर्टी में, तो आपने अपने नाम पे इंश्योरेंस क्यों कराया, कराना था तो कंपनी को अपने नाम पे करवाना था, ठीक है। तो आपको अब चूंकि आपका कोई लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट मतलब कोई हित नहीं है इसमें, तो आपको हम कुछ भी नहीं देंगे,
समझ में आया केस? ठीक है, बहुत सिंपल सा केस है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर है? तो वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला फीचर कंपनी का क्या कहता है कि कंपनी का क्या होता है, अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस सेपरेट होती है किससे? उसके मेंबर से। क्योंकि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी का अलग से मौजूदगी मानी जाती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, उसकी मौजूदगी उसके मेंबर की मौजूदगी से अलग है। मतलब मेंबर आए जाए कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी अपने नाम पे अपने एजेंट्स के थ्रू, ऑब्वियसली कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद तो बोल नहीं सकती कुछ, लेकिन वो अपने डायरेक्टर्स के थ्रू, उनके जो एजेंट्स होते हैं जिनको डायरेक्टर्स बोलते हैं हम लोग, उनके थ्रू वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन खड़े कर सकती है, लायबिलिटी इनकर कर सकती है, केस कर सकती है। केस हो सकता है, जैसे देखो आप रिलायंस देखते हो आप लोग, ठीक है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, तो मुकेश अंबानी और रिलायंस लिमिटेड दोनों अलग है। भाई मुकेश अंबानी उस पर्टिकुलर रिलायंस का शेयर होल्डर है, मेजर शेयर्स उसके पास पड़े हुए हैं, पर वो ओनर होते हुए भी वो कंपनी अलग है उससे। ठीक है, तो कल को अगर कुछ भी होता है तो रिलायंस के नाम पे सब चीजें चलेंगी, मुकेश अंबानी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सीयू हो सकता है, सीयूड भी हो सकता है। अच्छा, मेंबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसके साथ, और मेंबर लोन भी दे सकते हैं उसको। बट ये ध्यान रखना कि ऋणों के लिए, कंपनी के ऋणों के लिए फिर सिर्फ कौन केस कर सकता है? क्रेडिटर्स कर सकते हैं, उसके मेंबर्स नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल मेंबर भी एक तरह से कौन हो? क्रेडिटर हो। और मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली, कल को रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन या रिलायंस कोई भी बंद भी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? उस रिलायंस की है, मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसीलिए एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि उस शेयर होल्डर ने अपने नाम पे इंश्योरेंस करा लिया, और कल को मान लो वो डूब गया बिजनेस या कुछ गड़बड़ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस एम के नाम पे था, व्यक्ति के नाम पे है, जबकि प्रॉपर्टी किसकी थी? प्रॉपर्टी किसकी? कंपनी की है, तो आपको इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा उस केस में। क्लियर? ठीक है, डन। सेकंड फीचर, सेकंड फीचर कहता है वही परपीचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न अधिकार। मतलब अविच्छिन्न मतलब परपीचुअल मतलब सालों साल चलती जाएगी कंपनी, मेंबर के आने जाने से कोई फर्क, जब तक कंपनी का समापन नहीं हो जाता, वाइंडिंग अप नहीं हो जाती, क्लोजर नहीं हो जाता, लिक्विडेशन नहीं हो जाता, तब तक कंपनी चलती रहेगी। मेंबर आए जाए, मरे जिंदा रहे, कंपनी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक मेंबर मर गया तो शेयर दूसरे के नाम पे चले जाएंगे। ठीक है, तो मेंबर में डाय मरे चेंज होते जाएं, ठीक है, बट द कंपनी गोज ऑन, कब तक? जब तक कंपनी वाउंड अप मतलब समाप्त नहीं हो जाती, कंपनी का पूरा निपटारा नहीं हो जाता। ठीक है, तो शेयर्स जो होते हैं कंपनी के, वो भले कितने ही हाथ चेंज करे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत हाथ चेंज करे, आज मेरे पास पड़े, कल इसने खरीद लिए, परसों उसने खरीद लिए, उससे कंपनी की मौजूदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कंपनी की मौजूदगी अविच्छिन्न है। अविच्छिन्न मतलब लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम तरीके, लाइफ टाइम तक वो चलती जाएगी, जब तक वो वाउंड अप नहीं हो जाती। ठीक है, मेंबर्स के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अगला तीसरा होता है, कंपनियों में खास बात ये होती है कि कंपनी का दायित्व नॉर्मली नॉर्मली सीमित दायित्व होता है। मतलब लायबिलिटी जो होती है ना, दायित्व, जैसे पार्टनरशिप में अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, हमारे पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी अपन डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें, पर आपने पार्टनरशिप 12th में भी देखा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर फर्म के पास पैसा बचा नहीं चुकाने के लिए, तो पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से चुकाना। यहां ज्यादातर केसेस में व्यक्तिगत रूप पे नहीं आता है, क्योंकि कंपनी अलग है तो और कंपनी के मेंबर्स अलग है, तो मेंबर्स की लायबिलिटी सीमित ही होती है, उतनी जितनी उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, तो शेयर के अमाउंट तक वो पे करेंगे, उसके बाद की लायबिलिटी उनकी नहीं है। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड्स अपॉन किस प्रकार की कंपनी है। नॉर्मली सारी कंपनियां ये पहले जैसी होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब जो वहां के अंशधारक हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कितनी है? उतनी ही, कितनी? टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू नहीं होती है, जो आपने पे करने के लिए बोला है, ठीक है, कि इतने पैसे मैं दे दूंगा, तो उतने तक की ही आपकी लायबिलिटी होगी। ठीक है, अगर प्रीमियम पे खरीदा है तो प्रीमियम तक अमाउंट पे लायबिलिटी होगी आपकी, है ना। तो जिस अमाउंट पे आपने सब्सक्राइब किया है शेयर्स को, उतने तक की ही आपकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आगे डिटेल में और आएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? मेंबर ने गारंटी दी है कि मैं इतने अमाउंट तक तो दे दूंगा, तो उस केस में फिर वो नॉमिनल वैल्यू नहीं देखनी है, ठीक है, उसकी वो फेस वैल्यू नहीं देखनी है, उस केस में हमें उस गारंटीड अमाउंट तक देना है,
तो मेंबर्स इस केस में लायबल है कितने एक्सटेंड तक, एक्सटेंड टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम। और सबसे खास बात इसकी ये होती है, जब आगे भी आएगी अभी डिस्कस करेंगे अपन, कि इस पैसे को आप कब बुला सकते हो, जब कंपनी कहाँ चली जाती है, लिक्विडेशन में, मतलब कंपनी जब खत्म हो रही है, बंद हो रही है, समाप्त हो रही है, तभी आप ये पैसा मंगा सकते हो। जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी वाले केसेस में तो आपने 12th में भी पढ़ा है कि फर्स्ट कॉल मंगा सकते हैं जब जरूरत हो, सेकंड कॉल मंगा लिया है ना, तो वो जब जब जरूरत होगी तब तब मंगा सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर सिर्फ जब कंपनी का समापन हो रहा है तभी पैसा मंगाया जा सकता है, उतनी अमाउंट तक जितनी अमाउंट तक मेंबर ने गारंटी दी थी। और तीसरी और बहुत अलग टाइप की कंपनी जो होती है, वो होती है अनलिमिटेड कंपनी। अगर ये कंपनी है और इसके मेंबर हो आप, तो यहाँ पर तो आपकी लाइबिलिटी, दायित्व क्या होगा, अनलिमिटेड। तो मतलब अगर कंपनी के पास प्रॉपर्टी खत्म हो गई चुकाने के लिए बाहर वालों को, तो आपको व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रॉपर्टी बेच के चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी जो मेंबर्स की है वो अनलिमिटेड है, मतलब जो भी बचा खुचा होगा वो आपको चुकाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ये डिटेल में सब आएगा वापस आगे, कितने टाइप की कंपनीज होती है, तो इस पॉइंट को कभी याद नहीं भी करोगे तो चलेगा। ओके, अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है, नेचुरल नहीं है वो, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम। लीगल पर्सन मतलब वैधानिक व्यक्ति है। तो कंपनी, मैंने आपको बोला जैसे ही रजिस्टर हो गई उस दिन से वो क्या बन गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, एक सेपरेट पर्सन बन गई। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसको जन्म कैसे दिया है, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू। कंपनी का प्रोसेस अपन पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी बनती है, तो वो प्रोसेस फॉलो होता गया और वो कंपनी बन गई फाइनली। ठीक है, तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन गई। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आर्टिफिशियल पर्सन है तो बात कैसे करेगी, तो मैंने आपको क्या बोला, ये एक्ट कर सकती है किसके थ्रू, एक ह्यूमन एजेंट के थ्रू। और ह्यूमन एजेंट कौन होंगे, इनके डायरेक्टर्स, निदेशक जो होते हैं ना, वो एक तरह से एजेंट है किसके, कंपनी के। पर वो एजेंट नहीं है किसके, मेंबर्स के। डायरेक्टर एजेंट है किसका, कंपनी का, मतलब कंपनी के बिहाफ पे वो काम कर रहा है, ठीक है, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर्स। मेंबर का नौकर या एजेंट नहीं है वो कंपनी का एजेंट है। डायरेक्टर्स चाहे क्या कर सकते हैं, खुद से अपने साइन करके, या एक कॉमन सील आती है सार्वभौम मुद्रा जिसको बोलते हैं, सील लगा के कंपनी के सारे कार्यों को क्या कर सकते हैं, अधिकृत कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। भाई कंपनी तो साइन कर नहीं सकती किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो डायरेक्टर साइन करेंगे, या एक जो सार्वभौम मुद्रा होती है, कॉमन सील होती है छोटी सी, वो लगा के, कॉमन सील लगा के, और वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे कि हाँ कंपनी की तरफ से ये काम हम कर रहे हैं। क्लियर? और लास्ट पॉइंट इज कॉमन सील, मतलब सार्वभौम मुद्रा, एक वो सील लगानी पड़ती है। सील एक तरह से क्या होगा, कंपनी के क्या हो गए, अधिकारित सिग्नेचर हो गए, कि कंपनी के सिग्नेचर ये हैं एक तरह से। और वो कौन लगा रहा है सील, कंपनी के डायरेक्टर्स लगा रहे हैं, कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉइज लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कंपनी की तरफ से साइन हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट बाद में ये आया 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, कि कॉमन सील जो है वो ऑप्शनल है, मतलब आप लगाओ तो ठीक सील, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। अगर नहीं लगाते हो कॉमन सील, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में कम से कम 2 डायरेक्टर्स साइन कर दे। सील नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डायरेक्टर्स साइन कर दे। और अगर मान लो वहां पर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंटेड है, कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस है वहां पे, ठीक है, तो फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस जो है वो साइन कर दे तो काम चल जाएगा। और जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं अपॉइंटेड है, वहां पर 2 डायरेक्टर्स साइन कर दे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी सारी कंपनीज में जरूरी नहीं है। क्लियर? तो ये ऑप्शनल है आपके पास। तो या तो डॉक्यूमेंट को सार मुद्रा लगा के, सील लगा के वो क्या कर दो, ऑथेंटिकेट कर दो, अधिकृत कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि सार्व मुद्रा नहीं लगा रहे हो, कॉमन सील नहीं लगा रहे हो, तो 2 डायरेक्टर साइन कर दे, या अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर जो है वो क्या कर दे, साइन कर दे, तो मान लिया जाएगा कि कंपनी की तरफ से अधिकृत हो चुका है, ऑथेंटिकेट हो चुका है ये डॉक्यूमेंट। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, फीचर्स का कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक तो ये केस याद रखना, क्योंकि ये एफ पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, उस पर केस स्टडी आ सकती है, बस बाकी तो जनरल पॉइंट ही थे सारे के सारे। कॉमन सील वाले एक एक्स्ट्रा पॉइंट और अच्छा है कि अब जरूरत नहीं है कॉमन सील की, कंपलसरी नहीं है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो फिर 2 डायरेक्टर के साइन करा लो, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन करवा लो। क्लियर? ठीक है, तो वापस बोल रहा हूं, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी मतलब वो कंपनियां जो इस एक्ट के अंदर सम्मिलित है, इनकॉर्पोरेटेड है, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। दूसरा फंडा, फीचर्स बात करेंगे। सबसे पहला, कंपनी की एग्जिस्टेंस, मौजूदगी सेपरेट होती है किससे, उसके मेंबर्स से। तो मेंबर्स का कोई हित नहीं है, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है कंपनी की प्रॉपर्टी के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है।
दूसरा कंपनी की सक्सेशन, मतलब चलती रहेगी कंपनी सालों तक, परपीचुअली चलती रहेगी जब तक कंपनी का खुद का वाउंड अप नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी मेंबर के आने जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, लायबिलिटी नॉर्मली, अब तीन टाइप की कंपनी होती है ना। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी उतनी अमाउंट तक जितना उन्होंने वैल्यू फाइनल किया था। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितनी गारंटी दी थी उतने तक के लिए लायबिलिटी है, बस वो आएगी लास्ट में, अभी शुरू में नहीं आएगी, बीच में नहीं आएगी। और एक अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर हो तो लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लीगल प्रोसेस के द्वारा क्रिएटेड होती है। तो काम कौन करता है उनके बिहाफ पे? डायरेक्टर्स करते हैं। तो डायरेक्टर एक तरह से एजेंट होते हैं किसके? कंपनी के। पर डायरेक्टर एजेंट नहीं होते किसके? मेंबर्स के, ठीक है। और डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के बिहाफ पे काम करके अपने साइन कर सकते हैं या फिर उस पर सार मुद्रा लगा सकते हैं, कॉमन सील लगा सकते हैं। कॉमन सील लगाना कंपलसरी नहीं है, अब ऑप्शनल है, ठीक है। अगर कॉमन सील लगा दो तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं लगाते हो तो दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा तो काम चल जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके क्या फीचर्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो है कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी। अब कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? देखो, वेल का मतलब होता है पर्दा। आप इस डायग्राम में अगर देख पा रहे हो, ये कंपनी है और एक ये पर्दा लगा हुआ है और एक ये शेयर होल्डर्स है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस थ्योरी का, इस फंडे का, इस कॉन्सेप्ट का, कि कंपनी अलग होती है और उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और इन दोनों में बीच में एक दीवार रहेगी, एक पर्दा रहेगा। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। तो अपन ने जैसे ऊपर अभी पढ़ा क्या, कि सेपरेट एंटिटी है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, ठीक है, फाइन। तो कंपनी के द्वारा कुछ हुआ तो कंपनी लायबल है, मेंबर लायबल नहीं, और मेंबर के द्वारा हुआ तो मेंबर लायबल है, कंपनी लायबल नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों का अस्तित्व सेपरेट। अब इसके लिए एक बहुत फेमस केस लॉ आया था, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। आपको ये नाम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो पहले तो मैं कॉर्पोरेट वेल का फंडा बता दूं, क्या लिखा है? कंपनी सेपरेट है किससे? मेंबर्स ऑफ द कंपनी से। तो अगर कंपनी ने कोई ऋण लिया है या कंपनी ने लॉ का उल्लंघन किया है तो कॉर्पोरेट वेल कहता है मेंबर उसके लिए लायबल नहीं होंगे। सिंपल पॉइंट है भाई, कंपनी ने अगर कोई ऋण लिया है तो चुकाने की जिम्मेदारी कंपनी की, मेंबर्स की या शेयर होल्डर्स की नहीं है। कंपनी ने किसी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया, कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन किया है, तो गलती की सजा भी किसको मिलेगी? कंपनी को मिलेगी। कंपनी को मिल सकती है और उसके ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर को मिल सकती है क्योंकि वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा था, एजेंट है ना। पर मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगी। तो कंपनी अलग है, उनके बीच में एक पर्दा है, वेल लगी हुई, वेल मतलब पर्दा लगा हुआ है, और मेंबर्स अलग, ठीक है। इसके लिए केस स्टडी है बहुत शानदार, ध्यान से सुनना, ठीक है। साल वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, लाइफ टाइम याद रखना है केस, आपको बहुत हिस्टोरिकल केस है, ठीक है। क्या हुआ था इस केस में? देखो ध्यान से देखो। एक सालमन था, एक व्यक्ति था सालमन, उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर कराई, किस नाम से? सालमन और कंपनी लिमिटेड के नाम से। और उस कंपनी के 7 सब्सक्राइबर, 7 सब्सक्राइबर मतलब 7 आवेदनकर्ता थे जिन्होंने ये कंपनी बनाने के लिए आवेदन किया था, ठीक है। और वही मेंबर्स बने, मतलब वही शेयर होल्डर थे, 7 शेयर होल्डर थे। कौन कौन? एक तो सालमन खुद शेयर होल्डर था, एक उसकी वाइफ, दो, 4 बेटे उसके और एक डॉटर। कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो मतलब शेयर होल्डर्स भी कौन है? सालमन के परिवार वाले ही है, ठीक है। इस कंपनी ने क्या किया, सालमन का जो पर्सनल बिजनेस था, मतलब पहले अकेला सालमन अकेला चला रहा था बिजनेस, ठीक है, तो कोई कंपनी वंपनी थी, कंपनी बनाने के लिए एसेट चाहिए होती, तो इस कंपनी के बनते ही कंपनी ने क्या किया, सालमन के एसेट्स ले लिए, टेक ओवर कर लिए। अच्छा, कर सकती है बिल्कुल कंपनी, क्योंकि अलग हो चुकी है, सालमन अलग व्यक्ति है। तो सालमन के एसेट्स जो है, बिजनेस जो है, इस कंपनी ने खरीद लिए एक तरह से, क्योंकि कंपनी सेपरेट है। और कितने में खरीदे? 38,782 पाउंड के अंदर। और उसके बदले में सैलमन को क्या मिला? 20,000 शेयर खुद लिए उसने, 1 रुपए के, 1 पाउंड के, ठीक है। डिवेंचर लिए 10,000 रुपए के, ठीक है। और उस डिवेंचर के ऊपर कंपनी के एसेट्स गिरवी रखा है, ठीक है, कि कल को अगर कंपनी पेमेंट नहीं करेगी, डिवेंचर होल्डर समझते हो ना, डिवेंचर होल्डर मतलब एक तरह से उन लोगों ने जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को। तो सैलमन ने 20,000 तो शेयर खुद के नाम पे ले लिए, जो उसका टोटल पेमेंट बन रहा था ना 38,782, क्योंकि इतने अमाउंट के तो बिजनेस कंपनी ने उससे ले लिया। तो अब कंपनी ने जब किसी का बिजनेस लिया है तो कंपनी वापस उसको पे भी करेगी। तो पेमेंट कैसे आया? 20,000 तो शेयर्स लिए सैलमन ने खुद के, 10,000 रुपए के डिवेंचर के नाम पे उसने बुक करा लिए, और उसमें चार चार्ज मतलब गिरवी रखवा लिया कंपनी के एसेट्स को, और बाकी बचा हुआ उसमें कैश ले लिया, ठीक है। तो 38,782 में से 20,000 तो शेयर आ गए, 10,000 का यह आ गया, ठीक है, तो 30 ही हो गए, 8,782 के एक तरह से कैश आया होगा।
और उसमें इसकी वाइफ, डॉटर और 4 सन ने भी एक एक शेयर होल्ड किया। ठीक है, फाइन। बाद में क्या हुआ, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, मतलब कंपनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में हालत खराब थी, ट्रेड डिप्रेशन चल रहा था, कंपनी बंद हो गई। ओके। अब इस कंपनी में कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे। अनसिक्योर्ड मतलब जिनको गिरवी नहीं मिला था कोई एसेट, उन्होंने लोन तो दे रखा है कंपनी को, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को, लेकिन उनको गिरवी में कुछ नहीं मिला हुआ है। जबकि सैलमन जो डिवेंचर होल्डर था उसको गिरवी में कंपनी के एसेट्स मिली हुई है। ओके। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो $7,000 के थे, वो कोर्ट में गए और बोला कि सैलमन को आप सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं मान सकते। अब सैलमन सिक्योर्ड क्रेडिटर क्यों बन रहा है? क्योंकि उसने जब डिवेंचर लिए थे तो उसने कंपनी के एसेट्स को गिरवी रख के एक तरह से लिए। ठीक है। अब हुआ क्या कि जब लिक्विडेशन हो जाता है ना, कंपनी बंद हो जाती है, तो पेमेंट करना पड़ता है। बंद हो रही है तो सबको, जो बाहर वाले उनको ऋणों, जिनसे ऋण लिए हुए, उनको जिनसे डेट लिए हुए, उन सबको पेमेंट करना है। अच्छा, पेमेंट की सीक्वेंस क्या होती है पता है? पहले मिलेगा किसको? जो सिक्योर्ड है भाई, जिनके ऊपर गिरवी है। और फिर बचा तो किसको मिलेगा? अनसिक्योर्ड वालों को, जिनको सिक्योरिटी नहीं दे रखी थी, है ना। अब जो अनसिक्योर्ड वाले हैं ना, वो आके कोर्ट में चिल्लाने लग गए कि भैया सैलमन को आप सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं मान सकते। उस डिवेंचर के रेस्पेक्ट में, जो डिवेंचर उसके पास है, ठीक है, उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं मान सकते। पहले पेमेंट हमको दो, बाद में उसको दो। क्यों नहीं मान सकते? उन्होंने ये बोला, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने, कि वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस वन मैन कंपनी का। वन मैन कंपनी मतलब अकेला ही तो मेंबर है, अकेले ही घर वालों के पास ही सारे शेयर्स पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है सैलमन और कंपनी जो है ना, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। ऐसा किसने कहा? वो अनसिक्योर्ड वालों ने, कि पेमेंट हमको दो, क्योंकि ये तो एक ही व्यक्ति है, कंपनी भी इसी की है, शेयर होल्डर भी यही है। तो एक तरह से ये धोखाधड़ी, शैम एंड फ्रॉड का मतलब ये तो बिल्कुल धोखा दे रहा है एक तरह से सबको। ठीक है, ऐसा उसने कोर्ट में कहा। कोर्ट ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अपने पास बुलाया और एक थप्पड़ खींच के दी। बोले तुमको मालूम नहीं है कि जिस दिन कंपनी बन जाती है उसके बाद कंपनी का अस्तित्व अलग हो जाता है और मेंबर का अस्तित्व अलग हो जाता है। भले ही वो एक ही व्यक्ति दिख रहा है तुमको, बट दो चीजें माने जाएंगे। इसलिए कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, तो इसको पहले सिक्योर्ड वाले को ही देंगे, हम सैलमन को मिलेगा, फिर बचा तो तुम्हारे पास आ। तो फिर जो वहां का जो जज था, लॉर्ड मैक नॉटन, उसने क्या बोला? कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर, दो भली इट में बी सीन, भली ऐसा लग रहा हो कि इनकॉर्पोरेशन के पास बिजनेस तो वही चल रहा है ना जो पहले था। नया क्या हुआ भाई? वो पहले व्यक्तिगत नाम से चला रहा था, अब कंपनी के नाम से चल रहा है। भली ऐसा हो रहा हो कि सेम ही बिजनेस दिख रहा हो और सेम पर्सन ही मैनेज कर रहा हो उसको, और उन्हीं हाथों में ही सारा प्रॉफिट जा रहा हो, फिर भी कंपनी को हम एजेंट नहीं मान सकते। किसका? मेंबर्स का। और इसलिए मेंबर्स किसी भी शेप, किसी भी तरीके से लायबल नहीं होंगे। ठीक है। तो जो सैलमन है उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा उस डिबेंचर के बदले में। तो पहले पेमेंट जब कंपनी बंद हो रही तो पहले उनको मिलेगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा, और फिर बचता है तो शेयर होल्डर में बटेगा। बट अगर ऐसा होता तो कितने लफड़े हो रहे। अब ऐसे कोई भी कंपनी बना ले, ठीक है, और कल को मना कर दे बाहर वालों को, नहीं देंगे हम आपको पैसा बाद में। तो इसके लिए फिर एक नया फंड आया कि यार इस कॉर्पोरेट फेल को उठा के तो देखना पड़ेगा किसी किसी केस में, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, असली किस इरादे से ये कंपनी बनाई गई है। इस कॉर्पोरेट वेल को फाड़ के एक बार देखना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा असली चेहरा इसके पीछे क्या है। तो इसके लिए फिर एक नया फंड आया, कौन सा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब इस पर्दे को उठा के कभी कभी हमको देखना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर इस पर्दे को आपको उठाना पड़ेगा। तो ये यही यही इससे एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है उसका क्या। नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की वेल है, ये पर्दा जो लगा रखा है, क्या इसको लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, पियर्स मतलब फाड़ेंगे, क्या हम असली चेहरा देखेंगे कंपनी का कि ये कैसे बनी है। तो हमें ये देखना है कि कॉर्पोरेट एंटिटी को हटाओ और इसकी असलियत, लीगल फेकेट देखनी है, असलियत देखनी है कहां पर, असली चेहरा इसका क्या है, और उसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो ये लाइन तो नहीं भी याद करोगे, तो यहां से मैं आपको यहां से समझा रहा हूं, ठीक है, कि लिफ्ट करके देखना है, लेकिन सब केस में नहीं। सैलमन के केस में तो नहीं देखा, पर वहां से रियलाइज हुआ बाद में कि नहीं यार, ऐसी जरूरत है कि हमें कुछ कुछ केसेस में ये पर्दा उठा के देखना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, लोग इसका गलत फायदा उठा लेंगे। ठीक है। अब कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पर हमें कॉर्पोरेट वेल उठा के देखनी चाहिए, वो अब अपने को डिस्कस करना है। समझ में आया अभी तक? कॉर्पोरेट वेल का फंडा समझ में आ गया, और ये केस भी समझ में आ गया ना, सैलमन का कुछ भी नहीं है। देखो,
मैं एक एग्जांपल अपने लेवल पे देता हूं। मैं सैलमन था, मेरा एक पानी पूरी का बिजनेस था, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अकेला ही चला रहा हूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक कंपनी खोल लूं, तो मैंने सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड पानी पूरी वाला एक कंपनी खोलने की सोची। और कंपनी को क्या बोला, तो कंपनी को तो क्या बोला मैंने ये सोचा कि कंपनी को मेरा ठेला खरीदवा देता हूं मैं। तो कंपनी ने मेरा ठेला परचेज कर लिया, और उसके बदले में मुझे क्या दिया कंपनी ने, ये 20,000 शेयर्स मुझे दिए, डिवेंचर्स दिए 10,000 के, और उस पे उस ठेले को गिरवी रख दिया, ठीक है, बाकी बचा हुआ कैश में दिया, और इन सबको मेरे घर वालों को भी एक एक शेयर मिल गया, ठीक है। कंपनी कल को बंद हो गई। अब जिन्होंने एक्चुअली कंपनी को लोन दिया था, जो नॉर्मल क्रेडिटर्स थे बाहर वाले, जिनको सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं मिला था, ठीक है, 7,000 के वो लोग थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया, भैया ये तो एक ही आदमी है, पहले भी अकेला ही चला रहा था, अभी कंपनी के नाम पे चला लिया, ठीक है, पहले भी सारा प्रॉफिट खुद रख रहा था, अभी भी खुद के पास ही आ रहा है, इनडायरेक्टली इसके पास सारा प्रॉफिट आ रहा है, यही व्यक्ति मैनेज कर रहा है, तो ये तो फ्रॉड ही कर रहे हो। तो इसलिए पहले जो थैला बेच के जो पैसा आएगा पहले हमको मिलना चाहिए, और उसके बाद बचा तो इसको देना, ठीक है। कोर्ट ने क्या बोला, नहीं ये अलग है, दोनों सेपरेट है, तो हम नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल का फंडा हमारा ये कहता है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है। उस केस में इसलिए सीक्वेंस वही चलेगी कि पहले उनको मिलेगा जिनको गिरवी दे रखा था, ठीक है, फिर बचा तो जिनको गिरवी नहीं दिया हुआ है उनको मिलेगा, और फिर बचा तो मेंबर्स को जाएगा। ये फंडा कोर्ट ने कहा। क्लियर, ठीक है। फिर जरूरत क्या पड़ी कि यार नहीं, कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर हमें क्या उठानी पड़ेगी, ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने ये लिफ्ट नहीं करी तो कभी कभी कुछ छुपा हुआ गड़बड़ भी रह सकता है। अब वो कौन से केसेस हैं आपको कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करनी है, वो बना के डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है।